गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर 76 पर आ जाइए। यूपीपीएससी के लिए प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम ज्योग्राफी के प्रश्नों पर इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 76 तक पहुँच सकते हैं। जितने भी स्टूडेंट यूकेपीएससी वाले हैं वो भी प्रैक्टिस करते रहिएगा साथ साथ। तो बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 है प्रैक्टिस सेट नंबर 76 का। तमिलनाडु में जो शरदकालीन या शीतकालीन वर्षा होती है वो अधिकतर किन कारणों से होती है? इनमें से पश्चिमी विक्षोभ, दक्षिण पश्चिमी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून या दक्षिण पूर्वी मानसून। बताइए बताइए। तमिलनाडु ये वाला जो एरिया है, देखिए इसमें वर्षा होती है लौटते हुए मानसून से। ठीक है, लौटता हुआ मानसून यानी उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। ये वाला जो एरिया है ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वाला, पश्चिमी विक्षोभ वाला। ठीक है, उत्तर पश्चिमी भारत। तो यहाँ सही उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्वी मानसून यानी लौटता हुआ मानसून। तो भारत में शरद ऋतु में अर्थात अक्टूबर नवंबर में लौटते हुए मानसून यानी उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु तट पर लगभग 65 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इसके अतिरिक्त उत्तर पश्चिम भारत में पश्चिम विक्षोभ से वर्षा होती है। ठीक है, सर्दियों की वर्षा जो हो भी रही है और अभी चलेगी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? देखिए अंग्रेजों के टाइम पे बना था ये, तब तो कलकत्ता में था, लेकिन वर्तमान स्थिति इसकी कहती है नई दिल्ली में है ये। ठीक है, कलकत्ता था, शिमला भी गया। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय वर्तमान में नई दिल्ली में है। वर्ष 1875 में स्थापित इस विभाग का मुख्यालय सबसे पहले कोलकाता में था, जिसे 1905 में शिमला में स्थानांतरित किया गया, फिर 1928 में पुणे में स्थानांतरित किया गया, फिर 1944 में अंततः दिल्ली में स्थानांतरित किया गया और वर्तमान में ये दिल्ली में ही है। नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं? देखिए जो कोस्टल एरिया होगा उसमें प्राकृतिक आपदाएं आने की संभावना ज़्यादा होगी, जैसे कि चक्रवात हो गए, बाढ़ हो गई। ठीक है, लेकिन यहाँ जो उड़ीसा है ये चक्रवात से ही प्रभावित है, सूखा भी यहाँ पड़ता है और बाढ़ भी आती है। तो 20 का ज़्यादा आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा सटीक। देखिए उड़ीसा जो है वो चक्रवात से भी, बाढ़ से भी, सूखा, तीनों प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्य है, जिस कारण यह अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक प्राकृतिक आपदाएं झेलता है। नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? ताप का अंतर, तापमान का अंतर। देखिए राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र जो हैं, ठीक है, वो दिन में इतने गर्म हो जाती है रेत, और रात में वही रेत ठंडी हो जाती है। ठीक है, तो दैनिक तापांतर जो है, दिन रात का तापांतर अधिक होता है यहाँ पर। तो भारत में राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। यहाँ का तापमान असामान्य रूप से दिन की अपेक्षा रात में कम होता है। दैनिक तापांतर मरुस्थलीय जलवायु की विशेषताओं में से एक है। नंबर 5 पर आ जाइए। मानसून का निवर्तन इंगित होता है साफ आकाश से, स्थल पर तापमान के बढ़ने से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से, किससे? इन सभी से। ठीक है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि उपरोक्त सभी सी में है। देखिए उत्तरी भाग से जब मानसून लौटने लगता है तो प्रारंभ में तापमान में थोड़ी सी वृद्धि होती है। मानसून के लौटने के साथ साथ उत्तर पश्चिम में विस्तृत निम्न दाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ने लगता है और इस समय आकाश जो है वो स्वच्छ हो जाता है। नंबर 6 पर आ जाइए। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? ग्रीष्मकालीन मानसून की बात हो रही है जिससे भारत में वर्षा होती है, तो ये तो दक्षिण पश्चिम मानसून है। ठीक है, लेकिन दक्षिण पश्चिम मानसून से कहाँ? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर। ठीक है, दक्षिण पश्चिम से केरल तट पे होता है ना मानसून का प्रपुष्टन, 1 जून को, फिर ये चलता है ऐसे, फिर लौटता हुआ मानसून यहाँ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ। तो ए है इसका आंसर। देखिए भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा जो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है और भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से ही प्राप्त होती है। और एक चीज़ और पूछते हैं इसमें
कि भारत में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर बढ़ेगी या घटेगी? घटती जाती है, ठीक है, और पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे तो बढ़ती जाती है। नंबर 7 पर आ जाइए। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च दाब और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का आकर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होती है क्या? यही दक्षिण पश्चिम मानसून। देखिए, ग्रीष्म ऋतु में भारत में उच्च तापमान के कारण उत्तर पश्चिम भारत में निम्न दाब की स्थिति बनती है, जिस कारण दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं भारत में प्रवेश करती हैं। नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन एक मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है? गौरीकुंड, रामबाड़ा, गोविंद घाट, गुप्तकाशी। गौरीकुंड है मंदाकिनी नदी के तट पर, रामबाड़ा है, गुप्तकाशी भी है, गोविंद घाट नहीं है। ठीक है, जो गोविंद घाट है वो अलकनंदा नदी और लक्ष्मण नदी के किनारे अवस्थित है, बाकी गौरीकुंड, रामबाड़ा, गुप्तकाशी मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित है। कश्मीर में जो पहलगांव है किस नदी के किनारे बसा है वो? कश्मीर का पहलगांव बसा है लिद्दर नदी के किनारे। और लिद्दर किसकी ट्रिब्यूटरी है? लिद्दर जो है वो झेलम की सहायक नदी है। कपिली निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? गंडक की नहीं, कोसी की भी नहीं है, गंगा की भी नहीं है, ब्रह्मपुत्र की है कपिली। तो कपिली ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र की अगर अन्य सहायक नदियों की बात करें तो दिबांग है, दिहांग है, कामेंग है, धनश्री, सुवनश्री, मानस, तीस्ता, लोहित, जिया भराली और कोलोंग। नंबर 11 पर आ जाइए। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। ये भी पूछ लेते हैं, पुरानी को क्या बोलेंगे? खादर बोलेंगे या बांगर बोलेंगे? तो खादर जो है वो नई है, ठीक है, पुरानी है बांगर। तो गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर कहा जाता है। इनकी स्थिति बाढ़ की पहुंच से परे कुछ ऊंचाई पर होती है। इन मिट्टियों का जो रंग पीला होता है वो रक्ताभ इन मिट्टियों का जो रंग होता है वो पीला रक्ताभ भूरा होता है, ठीक है, यानी पेल रेडिश ब्राउन। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होगी? इसमें किस मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? बलुई मिट्टी की होगी। तो दोमट बलुई मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है क्योंकि इसमें रवे भारी मात्रा में एवं बड़े होते हैं। नंबर 13 पर आ जाइए। भारत के कुछ भागों की यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है? लाल मिट्टी, इसमें सिलिका अधिक होती है, इसमें आयरन अधिक होता है और इसमें फेरिक ऑक्साइड की बहुलता होती है। ठीक है, तो फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता, इसका आंसर हो जाएगा सी। इंपॉर्टेंट है प्रश्न। तो लाल मिट्टी का निर्माण जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कायांतरित सेलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। इस मिट्टी में सिलिका और आयरन की बहुलता होती है। इस मिट्टी का रंग लाल फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, लेकिन जलयोजनी रूप से यह पीली दिखाई देती है। नंबर 14 पर आ जाइए। तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? बताइए। तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाना है तो इसमें हम चूना मिलाएंगे, चूना, ठीक है, यानी लाइम मिलाएंगे। और मिट्टी अगर क्षारीय है तो जिप्सम मिलाएंगे। तो तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए सामान्यतः इसमें चूना यानी लाइम का प्रयोग किया जाता है। और मिट्टी में अगर खारापन है, उसकी क्षारीयता है, इसकी समस्या को दूर करने के लिए जिप्सम इसमें प्रयोग किया जाता है। नंबर 15 पर आ जाइए। चंबल घाटी के खो गड्ढों के निर्माण का कारण निम्नलिखित में से किस प्रारूप का अपर्दन है? अवनलिका अपर्दन है। देखिए, भारत के मृदा अपर्दन मानचित्र को देखने से स्पष्ट होता है कि चंबल घाटी में खड्डों का निर्माण अवनालिका अपर्दन के कारण हुआ है। सीधे सीधे याद रखिएगा इसको। नंबर 16 पर आ जाइए। कृषि भूमि में किसके पौधे उगाने से भूमि अपर्दन अधिकतम तीव्रता से होता है? आलू, गेहूं, क्लोवर या सोरघम? ठीक है, सोरघम यानी ज्वार के पौधे। तो विश्व वन्यजीव कोष के एक विश्लेषण के अनुसार सोरघम यानी ज्वार किसी अन्य फसल की तुलना में भूमि अपरदन के लिए अधिक उत्तरदायी है। नंबर 7 पर आ जाइए।
निम्नलिखित में से कौन सी एक हिमालय वनस्पति की प्रजाति नहीं है? देखिए, जूनिपर हो गया, सिल्वर फर हो गया, स्प्रूस हो गया, ये हिमालय वनस्पति हैं। ठीक है। महोगनी, ये तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, मतलब उष्ण कटिबंधीय सदाहरित वन का पौधा है। तो महोगनी की बात करें तो जो इसका मूल है वो उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हैं। ठीक है। यह मुख्यतः वेस्ट इंडीज़, मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। और भारत में महोगनी की बात करें तो मुख्यतः उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्र में पाया जाता है। बाकी अन्य सभी हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले वृक्ष हैं। नंबर 18 पर आ जाइए। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन तो स्थानीय सुशासन के पिता इनको कहा जाता है। सर ऑर्थर कॉटन इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए, सर ऑर्थर कॉटन ब्रिटिश सिंचाई अभियंता थे। इन्होंने दक्षिण भारतीय राज्यों की सिंचाई व्यवस्था में उल्लेखनीय काम किया, इसलिए सर ऑर्थर कॉटन को दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है। नंबर 19 पर आ जाइए। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं कहाँ स्थित हैं? कहाँ पर है ये है उत्तराखंड में। तो तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में है और अलकनंदा नदी पर है। और इसी चमोली जिले में चिपको आंदोलन चला था कभी। 20वां प्रश्न है, महाकाली संधि निम्न में से भारत और भारत के किस पड़ोसी देश के बीच है? महाकाली संधि यह है भारत और नेपाल के बीच। देखिए, महाकाली संधि भारत और नेपाल के मध्य फरवरी 1996 में हुई थी। इस संधि के द्वारा महाकाली यानी शारदा नदी के जल का उपयोग की सीमा जो है वो निर्धारित की गई और इस संधि के क्षेत्र में शारदा बैराज, टनकपुर बैराज और पंचेश्वर परियोजना आच्छादित हैं। तो ज्योग्राफी से रिलेटेड ये 20 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। धन्यवाद।